हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 50 PYQ सीरीज़ का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा यू कैन गो एंड चेक आउट, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और पार्ट 3 को भी हम डिटेल में ही समझेंगे। यू कैन सिट विद कॉपी एंड पेन ताकि आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर सको, बिकॉज दीज आर PYQs और PYQs का डिटेल्ड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, हायर एजुकेशन से है ये क्वेश्चन। ये एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। यहाँ से भी क्वेश्चन था, याद रखना इसको, कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क। ये सारी क्वालिफिकेशंस को ऑर्गेनाइज करता है अकॉर्डिंग टू अ सीरीज ऑफ लेवल। तो आपको वो लेवल्स की सीरीज बतानी है कि कौन कौन सी चीज़ें या किस बेसिस पे वो लेवल्स को हमने डिवाइड किया है। वैसे इसके लेवल्स 1 से लेके 10 तक हैं, बट ये लेवल्स को किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया हुआ है वो आपने बताना है। ऑप्शंस आर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। अब मान लो आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एटीट्यूड की बात है। स्किल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एटीट्यूड तो नहीं आएगा डेफिनेटली, तो डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। डी कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है। अल्टीमेटली हम आंसर पे पहुँच गए। आपने देखो बाकी ऑप्शंस देखे भी नहीं, तो आप इसमें मत, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं ना, आप इसमें मत कंफ्यूज हुआ करो कि यहाँ से कौन सा एलिमिनेट करें। आप पहले ये चीज़ फाइंड आउट किया करो कि कौन सी चीज़ है जो 100% मुझे लग रही है कि ये चीज़ नहीं होगी। डायरेक्ट जंप ऑन टू द ऑप्शंस, वहाँ पे देखो कि अच्छा डी ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पे है, इसको एलिमिनेट करो। ओके, दिस इज़ द वे यू शुड सॉल्व, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम है। तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना है। तो बाकी कौन से ऑप्शंस, वैसे तो हम आंसर पे पहुंच गए, बट स्टिल हम देखो अब नॉलेज तो आएगा। यस, स्किल, क्योंकि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है तो स्किल तो डेफिनेटली आएगा। तो ACE सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। NSQF कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस है वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है? नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। रिमेंबर दिस, KSA, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। लेवल्स क्या है? 1 से लेके 10 तक लेवल्स हैं। अब आपने ये जो स्किल्स एक्वायर किए हैं, ये आप चाहे फॉर्मल से एक्वायर करो, चाहे नॉन फॉर्मल से, चाहे इनफॉर्मल से, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यस, तो फॉर्मल हो चाहे नॉन फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपने कैसे भी ये स्किल्स एक्वायर की है वो मैटर नहीं करता। सी इट इज रिटन द लर्नर मस्ट पोजेस दीज रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल लर्निंग, नॉन फॉर्मल लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग। अब ये जो 10 लेवल्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको लर्न कर लो या नोट डाउन कर लो। फर्स्ट इज बेसिक स्किल, लेवल 1 पे बेसिक आएगा एंट्री लेवल जॉब्स के लिए। देन इज सेमी स्किल्ड वर्कर्स, देन स्किल्ड वर्कर्स, देन सुपरवाइजरी रोल, ये 4 और 5th लेवल पे है। देन 6 एंड 7 पे क्या है? ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशंस। देन 8 से लेके 10 तक एक्सपर्ट लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये आपको क्वेश्चन मैचिंग में आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा है KSA से तो आपको एक तो यहाँ से फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल से बन सकता है, या फिर लेवल से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है NHERC का फुल फॉर्म आपने बताना है। व्हाट विल बी द फुल फॉर्म? नेशनल हायर एजुकेशन, इतनी चीज़ तो सब में सेम है। रिव्यू होगा, रिपोजिटरी होगा, रेगुलेटरी काउंसिल होगा या रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स होगा। अब अगर आपने फुल फॉर्म भी नहीं पढ़ा तो आपको आइडिया कैसे लगाना है कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं होगा, इसको एलिमिनेट करो। यस, रिव्यू काउंसिल पे आप थोड़ा जा सकते हो कि हाँ रिव्यू काउंसिल शायद हो सकता है, रिपोजिटरी काउंसिल नहीं हो सकता, रेगुलेटरी काउंसिल भी हो सकता है। तो अगर A और C में कन्फ्यूजन भी है आपको, तो देखो बॉडीज़ जो होती हैं, नेशनल बॉडीज़ जो होती हैं वो रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, तो विल गो विद C ऑप्शन। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। NHERC
एक सिंगल पॉइंट रेगुलेटर है हायर एजुकेशन का। मतलब कि जो हायर एजुकेशन है इसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन इसको देखेगा? NHERC, ऐसा NEP में बोला गया है, एनविजन किया गया है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। NHERC रेगुलेट करेगा हायर एजुकेशन को, यही एक सिंगल बॉडी होगी जो रेगुलेट करेगी, लेकिन मेडिकल को छोड़ के, लीगल एजुकेशन को छोड़ के। मतलब ये जो NHERC है ये हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, पर कौन सी दो चीज़ें नहीं आएगी? मेडिकल एजुकेशन नहीं आएगा और लीगल एजुकेशन नहीं आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि कौन से दो एजुकेशन को NHERC रेगुलेट नहीं करेगा? मेडिकल एंड लीगल। ओके। NHERC will focus on ensuring quality, promoting innovation and fostering good governance in higher education institutions, कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी बनी रहे। रेगुलेटर का काम क्या है? कि क्वालिटी चेक करना, इनोवेशन को प्रमोट करना और सब चीज़ें अच्छे से हो, गुड गवर्नेंस रखना। ओके। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है कि यस, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल्स थे, 4 वर्टिकल्स, उसमें से एक तो है NHERC और बाकी के 3 ये रहे यहाँ पे, NAC, HEGC और GEC। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 वर्टिकल्स हैं, ये भी आपने NEP में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब इसको गो थ्रू कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। 4 वर्टिकल्स आर देयर ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। 1 इज़ NHERC जो हमने अभी पढ़ा, बाकी के 3 हैं NAC, NAC एक्रीडिएशन काउंसिल, ये रेटिंग वगैरह देते हैं, ठीक है, एक्रीडिएशन। और नेक्स्ट इज HEGC, इनके फुल फॉर्म्स याद रखना इम्पॉर्टेंट है, काउंसिल है सबके पीछे। ओके। यहाँ पे भी काउंसिल, ग्रांट्स काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल। जो ग्रांट्स से आपको क्या पता चल रहा है कि ये किस पे फोकस करेगा? फंडिंग पे। मतलब हायर एजुकेशन में जितना भी पैसा चाहिए, फंडिंग चाहिए, तो वो कौन देगा? HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। और NAC क्या करेगा? एक्रीडिएशन करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, ये किस पे फोकस करेगा? कि क्या डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, कि हायर एजुकेशन के क्या लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, ये उस पर इन जनरल फोकस करेगा। ओके। तो रिमेंबर द नेम्स, रिमेंबर द फुल फॉर्म्स। और मेडिकल और लीगल एजुकेशन को NHERC नहीं रेगुलेट करेगा, वो इसकी डोमेन से बाहर है, NHERC की डोमेन से बाहर है। ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, ये बात सही है या गलत? सेकंड स्टेटमेंट है नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखो ट्रू है, क्योंकि असेसमेंट जो है ना, अगर आपकी जो लर्निंग है अगर हम उसको असेस ही नहीं करेंगे तो फीडबैक कैसे मिलेगा? तो असेसमेंट से हमें फीडबैक मिलता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चलता है तो हमारी लर्निंग को गाइडेंस मिलता है। यस, हम अपनी लर्निंग को गाइड कर सकते हैं, इसीलिए असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग इज करेक्ट। सेकेंड इज नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, दिस इज रॉन्ग। फीडबैक चाहिए होता है यहाँ पे, नो जो है ना इसने इसको गलत कर दिया। फॉर्मेटिव असेसमेंट में फीडबैक चाहिए होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव क्या है? ड्यूरिंग द लर्निंग, यस, और समेटिव क्या था? एट द एंड ऑफ द लर्निंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है ये है प्रोसेस ओरिएंटेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, और जो समेटिव असेसमेंट होती है ये होती है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मतलब कि समेटिव में हम एंड रिजल्ट पे फोकस करते हैं, यहाँ पे ग्रेड्स दिए जाते हैं, यस, तो इसीलिए तो ये एंड ऑफ द लर्निंग पे होती है। पर फॉर्मेटिव होती है ड्यूरिंग द लर्निंग, जहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फीडबैक तो होगा यहाँ पे, और यहाँ लिखा था कि नहीं होगा। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही थी, यस, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग, बट सेकंड गलत है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, दिस इज करेक्ट। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम अपने असेसमेंट कर सकते हैं लर्निंग
लर्निंग को असेस कर सकते हैं कि हमने कितना लर्न किया। यस, क्योंकि फॉर्मेटिव क्या होता है, ड्यूरिंग द लर्निंग। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अच्छा, असर्शन रीजनिंग में ना सबसे पहले आप इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को देखा करो कि वो सही है या गलत। तो फर्स्ट तो सही लग रही है हमें, सेकंड स्टेटमेंट अब आप इसको पहले कनेक्ट मत करो, पहले आप रीज़न पढ़ो अलग से कि क्या ये सही है या गलत है। यहाँ पे लिखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्रेडिट्स देने के लिए यूज़ होता है। नो, ये तो हमने अभी पढ़ा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्रेडिट्स के लिए नहीं, अपने हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए। तो क्रेडिट्स तो यहाँ पे नहीं देती, क्रेडिट्स कहाँ पे होता है, समेटिव असेसमेंट में। सो दिस इज रॉन्ग। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ए करेक्ट है पर आर गलत है। दिस इज योर आंसर। When original participants in a longitudinal study drop out midway, मतलब कि बीच में ही पार्टिसिपेंट्स रिसर्च को छोड़ के अगर चले जाएं तो उसे क्या कहते हैं। अब ये एक टेक्निकल टर्म है, आपको याद रखना होगा, बट स्टिल अगर आपने पढ़ा है तो आप अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो जस्ट थिंक व्हाट विल बी द आंसर। एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंसिंग, रिस्पोंडेंट डेविएशन। देखो मीनिंग तो इसका सेम ही है। रिस्पोंडेंट डेविएशन मतलब कि जो रिस्पोंडेंट था वो डेविएट हो गया, अलग हो गया, पर एक टेक्निकल टर्म है यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है और आपको वो याद रखना है, दैट इज़ मोर्टैलिटी। ओके, सी ऑप्शन। जब रिसर्च कोई बीच में ही छोड़ के चला गया, आपके पार्टिसिपेंट्स जो थे वो मिडवे रिसर्च छोड़ के चले गए, तो उसको क्या कहेंगे, मोर्टैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च का पर्पस, और आपको मैच करना है। अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन कि ये किस लिए की जाती है, पर्पस क्या है इसका। ट्राई टू आंसर। सबसे पहले आप किसको मैच करोगे, देखो आप श्योर किसके बारे में हो। क्वांटिटेटिव से स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव क्या होती है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी होती है, बायसनेस नहीं होती। तो क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, यस, आई फाउंड ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। तो हम सी को 2 से मैच कर सकते हैं, और C2 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। आप हर एक ऑप्शन को मैच नहीं करोगे एग्जाम में कि ए को पहले मैच कर रहे हो। वो ऑप्शन देखो जिसके बारे में आप श्योर हो और उसका एक्सप्लेनेशन सिलेक्ट कर लो, फिर ऑप्शंस पे आओ, देखो कि कहीं पे सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें C2 था, और कहीं पे भी देखो C4, 1, 3 है, अलग है। सो B विल बी आवर आंसर, पर हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे। सिर्फ एक को ही देख के आप टिक मत किया करो, 1-2 और भी चेक करने हैं। अब हम क्वालिटेटिव चेक कर लेते हैं, या फिर बेसिक चेक कर लो। बेसिक रिसर्च क्या होता है, जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो नॉलेज को। यस, बेसिक रिसर्च को प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो बी का तो 3 हो जाएगा, यस ये भी सही है, B3। डी, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को। यस, जब आपको हाउ का आंसर या वाई का आंसर मिले कि ये चीज़ क्यों हो रही है या कैसे हो रही है, देन इट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ों को। और यहाँ पे क्वालिटेटिव में कौन सा डेटा यूज़ होता है, नॉन न्यूमेरिकल। आप फैक्ट्स की या स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करते, तो यहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल डेटा यूज़ करते हैं हम एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ों को। तो डी का 1 भी ठीक है। अब ए का हो जाएगा 4, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप फाइंड करना चाहते हो एवरीडे प्रॉब्लम्स को, तो अप्लाइड रिसर्च आएगा। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे तो एक्शन रिसर्च भी हो सकता था, बट लेट मी टेल यू दैट एक्शन रिसर्च जो है वो अप्लाइड का ही पार्ट है। अप्लाइड रिसर्च इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, एक्शन रिसर्च इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। और एक्शन रिसर्च किसके लिए यूज़ होती है, एक्शन रिसर्च जब आप स्कूल लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, या अगर आपको अगर कहीं पे इम्प्रूव वर्ड दिख जाए तो वो एक्शन रिसर्च होगा उसका आंसर। स्कूल लेवल के प्रॉब्लम्स या लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स या इम्प्रूव वर्ड, या एमिलियोरेशन भी एक वर्ड है, उसका मतलब भी इम्प्रूवमेंट ही होता है, तो उसमें आंसर आपका एक्शन रिसर्च होता है। तो एक्शन रिसर्च स्कूल लेवल प्रॉब्लम, लोकल लेवल प्रॉब्लम और इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के इफेक्ट बताने हैं।
तो देखो फ्रैगमेंटेड इन्फॉर्मेशन तो नहीं होगा, इसको कट करो। एब्सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन भी नहीं होगा, इसको भी कट करो। यस, और ओरल कम्युनिकेशन में ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से आ गई? जब आप किसी से डायरेक्टली बोल के ओरली आप बात कर रहे हो, यस, तो वहाँ पे तो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगी, सब्जेक्टिविटी बायसनेस तो आ ही जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। अब बी एंड सी कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में। तो ये आंसर हो गया। ओके, अब हमें बताना है कम्युनिकेशन के मॉडल से क्वेश्चन, कम्युनिकेशन यूनिट से क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एरिस्टोटल ने ये जो एलिमेंट्स थे कम्युनिकेशन के दिए, उसको सीक्वेंस में लगाना है। ओके, अरेंज करना है आपने बेसिकली इनको। तो आप कैसे अरेंज करोगे? देखो, सबसे पहले तो एक स्पीकर होगा, तो बी देखो कहाँ पे है, ये देखो एक ही ऑप्शन में है। तो आप ऑप्शंस पे, आप वही मैं कह रही हूँ कि आप पहले 100% श्योर जिसको लेके हो ना, उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शंस पे जंप किया करो। कभी कभी स्टार्टिंग से नहीं बनता अगर क्वेश्चन, तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन में आप एंडिंग देख लो। हमें इतना पता है कि ऑडियंस पे इफेक्ट होता है किसी चीज़ का, तो मतलब सी के बाद तो ई ही आएगा, सबसे पहले बी आएगा। तो ऑडियंस पे इफेक्ट होता है ना, तो सी के बाद ई, सबसे पहले एक स्पीकर होगा, और स्पीकर क्या करेगा? स्पीच देगा, तो ए ऑप्शन आएगा। अब स्पीच कब देगा? किसी ओकेजन पे देगा, तो डी आएगा। सो दिस इज द सीक्वेंस। अब यहाँ पे है, देखो ये सेंडर है, इसने कुछ स्पीच दी, किसी ओकेजन पे दी, मतलब कि कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई सिचुएशन रही होगी जिस पे वो स्पीच देगा, ठीक है। देन रिसीवर, मतलब कि ऑडियंस, तो उस बात का ऑडियंस पे इफेक्ट होगा। तो सेंडर, स्पीच, ओकेजन, रिसीवर एंड इफेक्ट। नेक्स्ट इज फ्रॉम ICT, एक्शन ऑफ सेंडिंग emails to fraudulently obtain another person's bank details। ईमेल के थ्रू आप किसी की बैंक डिटेल, अगर कोई आपकी बैंक डिटेल ऑब्टेन कर रहा है थ्रू ईमेल, देन व्हाट विल बी इट विल बी क्लासिफाइड एज, उसको आप क्या बोलोगे? फिशिंग बोलोगे, फार्मिंग बोलोगे, स्पैमिंग बोलोगे, या स्मिशिंग बोलोगे? सो येस, दोज हु हैव सेड फिशिंग, आपका आंसर करेक्ट है। देखो, फिशिंग होता है ना ईमेल के थ्रू, स्मिशिंग होता है टेक्स्ट के थ्रू, एक विशिंग भी होता है, विशिंग होता है वॉइस के थ्रू। यस, फार्मिंग में क्या करते हैं, मतलब वेबसाइट्स के थ्रू अब स्पैम किया जाता है, वेबसाइट के थ्रू फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया जाता है। यस, तो इसको हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप इसको ज़रूर नोट डाउन करना। फिशिंग क्या है? ईमेल बेस्ड अटैक। कीवर्ड्स हैं ये, जस्ट नोट डाउन द कीवर्ड्स। स्पीयर फिशिंग क्या है? जब आप किसी स्पेसिफिक एक इंसान को ही टारगेट कर रहे हो, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हो। वेलिंग क्या है? जब आप हाई रैंकिंग एम्प्लॉयज़ को या सीनियर मैनेजमेंट को टारगेट करते हो, ठीक है, मतलब जो स्कैमर्स वगैरह हैं वो किसको टारगेट करते हैं? हाई रैंकिंग एम्प्लॉयज़ को टारगेट किया जाता है। फिशिंग में क्या होता है? ईमेल के थ्रू फ्रॉड किया जाता है। स्पीयर फिशिंग में स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। फार्मिंग में मैंने अभी बताया फ्रॉडुलेंट, मतलब डुप्लीकेट वेबसाइट्स को यूज़ किया जाता है फ्रॉड करने के लिए। स्मिशिंग में टेक्स्ट मैसेज को यूज़ किया जाता है। विशिंग में वॉइस को यूज़ किया जाता है। देखो, इसको कंफ्यूज नहीं होना। देखो, स्मिशिंग है ना, एस से स्टार्ट है, तो आप SMS याद रखो, SMS से आप टेक्स्ट याद रखो। विशिंग वी से स्टार्ट है, तो वी से आप वॉइस याद रखो। और फिशिंग है, ठीक है, फिशिंग जो है उसमें आप ईमेल याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो फिशिंग ईमेल बेस्ड है। और मैल एडवर्टाइजिंग क्या है? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो स्कैम अदर्स। अब फिशिंग और फार्मिंग में क्या डिफरेंस है? फिशिंग जो है इसमें ईमेल या टेक्स्ट मैसेज सेंड किए जाते हैं। फार्मिंग में वेबसाइट का एक लिंक सेंड किया जाता है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मतलब अपना सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप उनसे शेयर कर दोगे। अटैकर्स प्रिटेंड टू बी अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। फिशिंग में आपको लगेगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लीगल है, लेजिटिमेट है, तो लेकिन ऐसा नहीं होता। फार्मिंग में अटैकर्स क्या करते हैं? दे क्रिएट अ वेबसाइट
टू प्रिटेंड टू बी दी ओरिजिनल वन, मतलब फेक वेबसाइट बना लेते हैं फार्मिंग में. फार्मिंग इज रिलेटेड टू वेबसाइट. बस आप कीवर्ड भी याद रखोगे ना तब भी हो जाएगा. फिशिंग में ईमेल, फार्मिंग में वेबसाइट, और बाकी मैंने यहाँ पे लिख ही दिया. स्मिशिंग में एसएमएस, विशिंग में वॉइस. साइबर अटैक फिशिंग में किस पे बेस्ड होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द यूज़र, क्योंकि आपको डायरेक्ट ईमेल भेजा जा रहा है तो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया. बट फार्मिंग में ऐसा नहीं है. फार्मिंग में तो वेबसाइट डुप्लीकेट क्रिएट की हुई है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाओगे. उसके बाद हार्डर टू अकम्प्लिश एंड हार्डर टू आइडेंटिफाई. और फार्मिंग जो है ये ईजियर टू सेटअप एंड ईजियर टू आइडेंटिफाई. ओके, तो दीज आर सम पॉइंट्स. आपको बस इसका कीवर्ड्स याद रखने हैं. एस से एसएमएस, वी से वॉइस, फार्मिंग वेबसाइट के लिए और फिशिंग ईमेल के लिए. ओके, वैसे ना ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पे वाइसी वर्सा होना चाहिए. ये जो है ना ये इधर होना चाहिए, क्योंकि ईमेल देखो आपको डायरेक्टली सेंड किया जा रहा है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये वाला पॉइंट इधर होना चाहिए. फार्मिंग इज़ हार्डर टू आइडेंटिफाई. अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो डुप्लीकेट वेबसाइट है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट फिशिंग, क्योंकि ईमेल एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडिविजुअल को टारगेट करना या डायरेक्ट आपको ईमेल आएगा, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना. लास्ट क्वेश्चन इज CDs and DVDs are described as magnetic storage devices. Second statement is laser printers are made up of a print head consisting of nozzles that sprays droplets of ink onto the paper to form characters. तो बताओ क्या होगा. अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि हाँ ठीक है ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं क्या करेंगे, हाँ दोनों सही लग रहे हैं. पर जिन्होंने कहा है कि दोनों सही है आप गलत हो, क्योंकि आंसर क्या है कि दोनों गलत हैं. ये वाला आंसर होगा सेकंड. अब कैसे? सीरीज और डीवीडीज जो होते हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं, वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो लेज़र का यूज़ करते हैं. ओके, ऐसे ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं सीरीज एंड डीवीडीज. अगर इन्होंने मैग्नेटिक लिखा था ना, मैग्नेटिक क्या होते हैं? हार्ड ड्राइव्स. जैसे पहले फ्लॉपी डिस्क यूज़ होती थी, दोज वर द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस. तो CD DVD ऑप्टिकल हैं. और यहाँ पे लिखा है कि लेज़र प्रिंटर्स आर मेड अप ऑफ अ प्रिंट हेड कंसिस्टिंग ऑफ नोजल्स. नो, यहाँ पे लेज़र प्रिंटर नहीं, यहाँ पे इंक जेट प्रिंटर्स होगा. इंक जेट प्रिंटर्स नोजल मतलब होती है वहाँ पे, और वो इंक को यूज़ करते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स. देखो जो लेज़र प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर्स जो होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? रोटेटिंग ड्रम को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, और ड्राई पाउडर्ड टोनर यूज़ किया जाता है. बस इतना भी याद रखोगे तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. यहाँ से प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर से हमेशा क्वेश्चन आता है. या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में दे देते हैं, या फिर वो आपसे स्टेटमेंट वाइज दे देते हैं कि इसमें से कौन सी लेज़र प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से कौन सी इंक जेट प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो ये दोनों प्रिंटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर देंगे. आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी सही है. तो लेज़र प्रिंटर में रोटेटिंग ड्रम यूज़ होते हैं, ड्राई पाउडर्ड टोनर यूज़ होता है. बट जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं यहाँ पे वो नोज़ल यूज़ की जाती है, जिसकी पीछे बात की हुई थी सेकेंड स्टेटमेंट पे. ओके, दिस इज़ इट. अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. और यहाँ पे आपका एक होमवर्क क्वेश्चन भी है. वेट, आई जस्ट टेल यू. होमवर्क क्वेश्चन तो नहीं, एक यहाँ पे आप बताना मुझे कि एरिस्टोटल का जब हम पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे आप बताना कि इन्होंने एक रिहॉट्रिकल ट्राइंगल की बात की थी. यस, रिहॉट्रिकल ट्राइंगल, उसके आपने एलिमेंट्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे. ओके, 3 एलिमेंट्स थे अगर आपको याद होगा, तो वो 3 एलिमेंट्स और उनका मीनिंग वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. हम फिर पार्ट 4 डिस्कस करेंगे. आई विल कम अप विद अनदर 10 क्वेश्चंस जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और जो रिपीट होते हैं, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. सो बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.